गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य नाम, IUPAC नाम और उनके भौतिक रासायनिक गुण वगैरह पढ़े थे। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके IUPAC नाम, सामान्य नाम इत्यादि का अपन ने अध्ययन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां कुछ देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, इनमें पहला है प्राथमिक एल्कोहलों से। प्राथमिक एल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्राथमिक एल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल RCH2OH की अभिक्रिया, ये प्राथमिक एल्कोहल हुआ। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया जब क्षारीय KMnO4 किसके साथ कराते हैं? क्षारीय KMnO4 और H3O+, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 2, एल्किल बेंजीनों से। एल्किल बेंजीनों से मेथिल बेंजीन, जिसको टोलुइन कहते हैं। मेथिल बेंजीन को क्या कहते हैं? टोलुइन। मेथिल बेंजीन से कैसे बनाएंगे? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और KOH के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है, COOH, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। इसी प्रकार नंबर 3, नाइट्राइल और एमाइडों से। नंबर 3, नाइट्राइल एवं एमाइडों से। नाइट्राइल RCN को क्या कहते हैं? एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम H+ या OH- और H2O के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? इसमें पहले एमाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद गर्म करेंगे फिर कार्बोक्सिलिक में बदलेगा। RCONH2 फिर H+ और OH- RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें देखो क्या होता है कि जो ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड है, ये टूटता है। तो पहले तो ये ऑक्सीजन O और H2 फिर
OH2, इससे तो बन जाएगा RCO, RCO RCH, ये NH2, फिर ये वाला टूटेगा तो OH और H, इस प्रकार ये NH3 बाहर निकल जाएगा। NH3 क्या निकल जाएगा बाहर RCOOH में। ओके, इसके बाद है एमाइडों से, एमाइडों से अभिक्रिया RCONH2। एमाइड के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन? एमाइड का जल अपघटन करवा दो, H3O+, एमाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो RCOOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्राइल एवं एमाइडों से। इसके बाद है ग्रिग्नार अभिकर्मक से, लिख लो इसको, ग्रिग्नार अभिकर्मक से नंबर 4 ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। नंबर 4 ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की अभिक्रिया जब CO2 के साथ करवाई जाती है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो किसके साथ? शुष्क ईथर के साथ। शुष्क ईथर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। तो ये एल्किल समूह जिस पे आंशिक ऋणावेश होता है और इस पे आंशिक क्या होता है? धनावेश। ये एल्किल समूह CO2 के कार्बन पर जाकर आक्रमण करता है, फिर इस बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाते हैं? ऑक्सीजन पर, जिसके कारण ये प्लस वाली स्पीसीज किससे जाकर जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा देखो, RCOO-, फिर ये MgX, ये प्लस वाली, फिर इसका जल अपघटन कराओ H3O+, तो ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्लस MgX और OH। इस प्रकार ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की क्या है? विधियां। अब एस्टरों से और देख लो, चलो नंबर 5 लिख लो, मैं नहीं हूं। एस्टरों से एस्टर क्या होते हैं? RCOOR, एथिल बेंजोएट की अभिक्रिया COO-C2H5, एथिल बेंजोएट एथिल बेंजोएट की अभिक्रिया या एथिल बेंजोएट का जल अपघटन करवाते हैं किसमें? अम्लीय माध्यम में। किसमें? अम्लीय माध्यम में अपघटन कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल बनता है। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल COOH, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, एस्टरों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। तो ये तो ही बनाने की विधियां।
अब पढ़ते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। ओके, अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक वगैरह इसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, एक कार्बन से और 9 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो अरुचिकर गंध वाले और रंगहीन द्रव होते हैं। अरुचिकर गंध वाले क्या होते हैं? रंगीन द्रव, और उनसे उच्चतर मतलब कार्बन संख्या 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक वाले वो क्या होते हैं? मोम जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। तो देखो एक एक पॉइंट वाइज लिख लो आप। भौतिक गुणधर्म नंबर 1, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 9 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले, अरुचिकर, अरुचिकर मतलब दुर्गंध आती है इसमें, अरुचिकर गंध, गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। कैसे द्रव होते हैं ये? रंगहीन द्रव। और इनसे उच्चतर, उच्चतर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। मोम की तरह क्या होते हैं ये? ठोस। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब इसके बाद है इनका क्वथनांक। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले जो एल्डिहाइड, कीटोन और यहाँ तक कि एल्कोहल, उनसे भी उच्च होते हैं। क्वथनांक इनके क्या होते हैं? उच्च। तो लिख रहा हूं मैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य आणविक आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, समतुल्य द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और यहां तक कि एल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो क्वथनांक होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, इनकी तुलना में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद है अगला नंबर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराण्विक जो हाइड्रोजन बंध बनेगा उसके द्वारा संगुणन के कारण होता है। और ये हाइड्रोजन बंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं और ये द्वितीय के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में मिलेंगे ये? द्वितीय, डाइमर के रूप में। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बहुत प्रबल प्रकृति का होता है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, व्यापक अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
द्वितीय डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? डाइमर के रूप में। और ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो वाष्प अवस्था में भी नहीं टूटते हैं, वाष्प अवस्था में भी नहीं टूटते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, जिसके कारण ये क्या बना लेते हैं? द्वितीय बना लेते हैं। और द्वितीय कैसे बनाएंगे? देखो, आर सी डबल बॉन्ड, ये एक कार्बोक्सिलिक, दूसरा ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन क्या होते हैं? अधिक व्यापक अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एच बॉन्ड, जिनके कारण ये वाष्प अवस्था में भी नहीं टूट पाते हैं और ये द्वितीय बन जाता है। क्या है? द्वितीय। क्या बना लेते हैं? द्वितीय। वाष्प प्रावस्था में, मतलब वाष्प प्रावस्था में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते। इसके बाद है कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 4 जो सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 से 4 तक सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय। कार्बन संख्या 1 से 4 तक, एक मतलब मेथेनोइक अम्ल और 4 का मतलब ब्यूटेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल से ब्यूटेनोइक अम्ल जो सरल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय। लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो उनकी घुलनशीलता या विलेयता का मान क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाएगा। तो कार्बन संख्या में वृद्धि, ऐसे लिख रहा हूं, कार्बन संख्या में वृद्धि होगी तो विलेयता में कमी होगी। विलेयता में कमी, जैसे जैसे कार्बन परमाणु संख्या में वृद्धि होती है विलेयता में क्या होती जाती है? कमी। और बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं तो बेंजोइक अम्ल ठंडे जल में लगभग अविलेय होते हैं। बेंजोइक अम्ल ठंडे जल में अविलेय होता है। ठंडे जल में क्या होता है? बेंजोइक अम्ल अविलेय। और कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, एल्कोहल जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलेय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही लिख दूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन,
एल्कोहल और ईथर। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, बेंजीन C6H6, ईथर और एल्कोहल कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। कम ध्रुवीय विलायकों में भी क्या होते हैं? ये विलय। तो ये हुए इनके भौतिक गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्मों के बाद अब रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध विदलन होता है। OH आबंध के विदलन की अभिक्रियाएं, OH आबंध के विदलन की अभिक्रियाएं। OH आबंध के विदलन की अभिक्रिया में इसमें नंबर 1 है धातु और क्षारों के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 धातु एवं क्षारों के साथ अभिक्रिया। धातु एवं क्षारों के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, RCOOH की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सोडियम के साथ। किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा 2RCOO माइनस और Na+। ये क्या है? सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट और H2। ये तो किसके साथ अभिक्रिया हुई? धातु के साथ, सोडियम धातु। अब क्षारों के साथ RCOOH, क्षार क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया तो RCOO माइनस और Na+, वो की वही सेम बनेगा, और H2। ये तो किसके साथ हुई? धातु एवं क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर के और कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ वियोजित होकर के, जल के साथ क्या होगा? वियोजित। जल के साथ वियोजित होकर के कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो RCOO माइनस, तो इसके साथ इसमें अनुनाद होगी, इस वाले माइनस के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाते हैं? ऑक्सीजन पर। तो RCO माइनस और O, और यहाँ पर और क्या बचेगा? हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, H3O प्लस, H3O+। और यहाँ पर जो अनुनाद संकर बनेगा वो ये बनेगा RCO और O, और ये माइनस यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा।
ये क्या है, अनुनाद संकर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, अब इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, उसके द्वारा क्या करेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम बराबर उत्पादक की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक के अणुओं की सांद्रता। उत्पाद के अणु RCOO माइनस और H3O प्लस अपॉन RCOOH और H2O। अगर इस H2O को मैं इधर ले आऊं तो H2O को अपन इधर ले आते हैं तो K इक्विलिब्रियम H2O ये Ka होगा बराबर RCOO H3O प्लस और RCOOH, ये Ka क्या है यहाँ पर, अम्ल वियोजन स्थिरांक। Ka क्या है यहाँ पर, अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ पर सुविधा के लिए हम Ka को pKa के रूप में लिखते हैं। Ka को किसके रूप में लिखते हैं, pKa के रूप में लिख दें तो कोई वो नहीं है। तो pKa बराबर होता है माइनस लॉग Ka। pKa बराबर क्या होगा, माइनस लॉग Ka। pKa बराबर क्या होगा, माइनस लॉग Ka। इसको लिख लो, हटा दूं ऊपर का, अब देखो pKa, अम्ल का pKa का मान, pKa का मान जितना कम होगा, जितना कम होता है अम्ल उतना ही प्रबल होता है। अम्ल उतना ही प्रबल होता है। pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही क्या होगा, प्रबल। अब प्रबल अम्लों का pKa का मान 1 से कम होता है, ऐसे लिख दूं इसको। प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान 1 से कम, प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान क्या है, 1 से कम। और मध्यम के लिए, मध्यम प्रबल अम्लों के लिए, मध्यम प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान होगा 1 से 5। 1 से 5 तक। और दुर्बल अम्लों के लिए pKa का मान होगा 5 से और 15 के मध्य। ठीक है, तो इस प्रकार pKa का मान सबका अलग अलग डिवाइड है। अब अपन फिनॉल की बात करते हैं ना, फिनॉल, हटा दो इसको। अब तो फिनॉलों की अम्लीयता एल्कोहलों की तुलना में अधिक होती है। फिनॉल की अम्लता एल्कोहलों की तुलना में क्या होती है, अधिक। तो इसको लिखें, फिनॉल की अम्लता एल्कोहलों की तुलना में
अधिक होती है। फिनॉल की अम्लता क्या होगी? एल्कोहलों की तुलना में अधिक होती है। कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है। जो कार्बोक्सिलेट आयन है RCOO-, कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में, ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड और ये कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में ये क्या है? स्थायित्व। कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व फिनॉक्साइड की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश कार्बोक्सिलेट आयन में उपस्थित जो ऋणावेश है दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है, जबकि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में ये ऋणायन है, एक अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन और एक कम विद्युत ऋणी कार्बन के बीच विस्थानीकृत होता है। तो इसलिए इसका स्थायित्व कम होगा, किसकी तुलना में? कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में। ठीक है, ये तो बात हुई इनकी। अब है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव यहाँ लिख रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजीन समूह पर या कार्बोक्सिलिक अम्ल पर COOH, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अपनयन ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? खींचने वाले, COO। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं तो उसकी अम्लीयता में वृद्धि होगी। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, EDG इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या इलेक्ट्रॉन EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता होगी वो कम होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो क्या होगी? कम। अब कम क्यों होगी? देखो, इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके और संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं। संयुग्मी क्षारक को क्या प्रदान करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? अस्थायित्व प्रदान करते हैं करके इसकी अम्लीयता को घटा देते हैं। तो अस्थायित्व अम्लीयता क्या हो जाती है इसकी? कम। और कार्बोक्सी इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अपनयन ग्रुप, इससे क्या होता है? ये स्थायित्व प्राप्त करता है, जिसके कारण अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है।
अम्लीयता में क्या होगी, वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणा के अनुनाद प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानीकृत या विस्थानित करके और संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं। विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं, वो संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्लीयता को क्या कर देते हैं, कम। तो ये रासायनिक गुण हैं। ऐसे ही अब इसकी अम्लीयता का क्रम, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इसकी बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का हो गया। इसके बाद है अम्लीयता का क्रम, हटा दूं इसको। अम्लीयता का क्रम, जो जितना सुगमता से हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो धीरे धीरे करेगा रिलीज वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो पीएच, फेनिल, इससे ज़्यादा आयोडीन, आई, फिर Br, फिर Cl, फिर F, फिर इसके बाद है साइनाइड, NO2, साइनाइड, NO2 और CF3। तो ये क्या है, अम्लीयता का क्रम है, अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। CF3 की अम्लीयता सर्वाधिक, उससे कम NO2 की, उससे कम साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये। अब इसके बाद देखो दूसरा क्रम CF3COOH, CF3COOH की सर्वाधिक, CCl3COOH इससे कम, ठीक है। और इसके बाद है CHCl2, CHCl2COOH, ट्राइफ्लोरोएथेनोइक अम्ल, ट्राइक्लोरोएथेनोइक अम्ल, डाइक्लोरोएथेनोइक अम्ल, और इसके बाद है NO2, CH2COOH। तो देखो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युतऋणी तत्व है। विद्युतऋणी का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है और अम्लीयता में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब यहाँ पर फ्लोरीन से कम कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा दिए, इसकी तुलना में कम यहाँ पर 2 क्लोरीन रह गए। तो इसका जो विड्रॉइंग ग्रुप है और कम हो गया, खींचने की पावर इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। और यहाँ पर CH2 और फिर NO2 इसकी सबसे कम। तो अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम है, ठीक है। इसके बाद है बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय। उसके कारण उसके बाद CH2COOH, उससे कम एसिटिक अम्ल CH3COOH, और सबसे कम प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। तो ये है, मतलब बेंजोइक अम्ल की जो अम्लीयता है सर्वाधिक होती है, उससे कम इसकी
और इससे कम इसकी और सबसे कम इसकी। ठीक है, अब देखते हैं अपन 4 मेथॉक्सी। फोर मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल 1 2 3 और 4। 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका pKa का मान, pKa बराबर होता है इसका 4.46। pKa कितना होगा? 4.46। इसके बाद है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का pKa है 4.19। बेंजोइक अम्ल का pKa कितना हुआ? 4.19। और 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल